मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, एमकॉम फाइनल EAFM, पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी में फेडरल फाइनेंस संघीय वित्त। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त संबंधों पे प्रकाश डालूंगा और उसमें मैं सर्वप्रथम संघीय वित्त या फेडरल फाइनेंस के बारे में आपको बताऊंगा। किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्था एकाकी अथवा संघीय हो सकती है। एकाकी संवैधानिक व्यवस्था में एक केंद्रीय सरकार होती है जो सभी मामलों में निर्णय लेती है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था में राज्यों के किसी भी तरह की स्वायत्तता नहीं होती। प्रतिरक्षा, आंतरिक प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि सभी कार्यों के बारे में केंद्र द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उनके अनुरूप संपूर्ण देश में प्रशासन कार्य होता है। एकाकी संवैधानिक व्यवस्था में वित्त संबंधी सभी अधिकार केंद्रित होते हैं। एकाकी शासन प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत सारे देशों में है। संघीय संवैधानिक व्यवस्था में मुख्य रूप से दो स्तर पर सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें। इसका तात्पर्य या मतलब यह है कि देश विभिन्न राज्यों में बटा होता है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ मामलों को छोड़कर बहुत सारे मामलों में राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा, दूसरे देशों के साथ संबंध और करेंसी का संचालन राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं। संघीय व्यवस्था में कार्य तो केंद्र के पास जरूरी तौर पर होते हैं, परंतु बाकी कार्य राज्यों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन केंद्र के कार्य उपरोक्त कार्यों से विस्तृत भी हो सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के इस तरह विभाजन का प्राय संविधान में उल्लेख होता है। संघीय संवैधानिक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। स्वतंत्रता मिलने पर भारत ने भी संघीय शासन प्रणाली को अपनाया। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के कार्यों और शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघीय संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, लेकिन संघीय वित्त व्यवस्था की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती है जिनका समाधान आवश्यक होता है। सबसे पहले तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के स्रोतों के विभाजन में इस बात को ध्यान में रखना होता है कि दोनों स्तर की सरकारों के साधन पर्याप्त हों ताकि वे अपने दायित्व के सभी कार्यों को पूरा कर सकें। लेकिन आधुनिक राज्यों में प्राय ये संभव नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की ज़रूरतों और उनके साधनों के बीच पूरी तरह से संतुलन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए राज्यों और केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे संघीय व्यवस्था में हर सरकार के स्वतंत्र वित्तीय कार्यभार होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत
होने चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कर लगा सके तथा ऋण ले सके और अपने दायित्व के कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी वे कर सके। तीसरे, कराधान की दृष्टि से जहाँ तक संभव हो सभी राज्यों में लगभग एक सी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वित्तीय समायोजन की व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को अनुदान की राशियां निर्धारित करते समय विवाद की गुंजाइश कम हो। अतः उपरोक्त इस विश्लेषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना की गई है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में क्या क्या आता है। इसके नेक्स्ट अब हम साधनों का विभाजन, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साधनों का विभाजन किस प्रकार से होता है। हम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान अधिकारों के विभाजन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। हमारे देश में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच कराधान के अधिकारों का विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे सभी कर जिनका संपूर्ण देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाएं। ऐसे कर जिनका उस राज्य के अलावा जो कर लगा रहा है किसी राज्य के जीवन पर असर नहीं पड़ता, राज्य सरकारों द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाने चाहिए। भारत में राजस्व के स्रोतों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन कुछ इस तरह हुआ है कि केंद्रीय सरकार के पास बड़ी मात्रा में अतिरिक्त साधन रहते हैं जबकि राज्यों के बजटों में साधनों की कमी रहती है। इसलिए केंद्र से राज्यों को कर विभाजन के द्वारा साधन अंतरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संविधान की धारा 275 और 282 के अंतर्गत केंद्र से राज्यों को सहायक अनुदान की व्यवस्था है। धारा 275 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर सहायक अनुदान देती है। यह अनुदान राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच अंतर को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। धारा 282 के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान विवेकाधीन हैं। केंद्रीय सरकार राज्यों को सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय सहायक अनुदान इसी धारा के अंतर्गत देती है। यदि कर विभाजन और सहायक अनुदान द्वारा भी राज्य सरकारें अपने व्यय और राजस्व के बीच अंतर को पूरा नहीं कर पाती हैं तो वे संविधान की धारा 299 के अंतर्गत केंद्र से ऋण ले सकती हैं। इस तरह केंद्र से राज्यों को साधनों का अंतरण 3 प्रकार से होता है। पहला है करों और शुल्कों का विभाजन कि केंद्र सरकार जितने भी कर और शुल्क पूरे देश की जनता से प्राप्त करती है उसका विभाजन पूरे देश में किया जाता है। तो करों और शुल्कों के विभाजन के आधार पर राजस्व का बंटवारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है सहायक अनुदान कि केंद्र सरकार सहायता और अनुदान भी प्रदान करती है राज्य सरकारों को और सहायता और अनुदान प्रदान करके राजस्व का बंटवारा करती है। तीसरा है ऋण। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ऋण भी देती है। जब भी राज्य सरकारें आर्थिक संकट का सामना करती हैं उस समय केंद्र सरकार उनको ऋण देती है। आयोजन काल में केंद्र से
राज्यों को साधनों के अंतरण में लगातार वृद्धि हुई है। दरअसल हर नई पंचवर्षीय योजना की अवधि में पहले वाली पंचवर्षीय योजना की अवधि की तुलना में केंद्र से राज्यों को साधनों का अंतरण प्राय दुगना या उससे भी अधिक रहा है। राज्य सरकारों के कुछ व्ययों में इन अंतरणों का भाग प्राय 35 से 45% के बीच रहा है। इस तथ्य से राज्यों की केंद्र सरकार पर निर्भरता प्रकट होती है। धन्यवाद।